हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली नेटफ्लिक्स पर बनाई गई डीसी की अडेप्ट की गई सीरीज को, जो कि ऑब्वियसली दी सैंडमैन है, जिसे इसके अलावा भी बाकी और कई सारे दूसरे नामों से जाना जाता है। लेकिन टाइटल तो सैंडमैन है, जिसकी ग्राफिक नॉवेल कह लो या फिर कॉमिक लिखने की जिम्मेदारी 80s के टाइम पर नील गैलमैन ने निभाई थी, जिसे फैंस एक कल्ट की तरह फॉलो करते हुए इस कॉमिक की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। और हो भी क्यों ना, उसकी कहानी और वॉल्यूम्स का पूरा यूनिवर्स भी इतना ज्यादा बेस्ट है, कुछ फिलर्स को छोड़ दिया जाए तो। जिसमें अभी सीरीज की बात की जाए तो सीरीज की अडेप्टेशन ठीक कॉमिक बुक की तरह हमें बहुत कुछ दिखा देती है, जिस कहानी को कॉमिक बुक के टोटल 2 वॉल्यूम से लिया गया है। और रही बात कास्टिंग की, तो उससे रिलेटेड कई सारी डिटेल्स या फिर कह लो कुछ कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई थी, जिनकी डिटेल पर तो मैं इंट्रो के बाद ही आऊंगा। क्योंकि अब सीधे बात करते हैं शो की कहानी की, जो कहानी मॉर्फेस कह लो या फिर सैंडमैन के कैरेक्टर पर फोकस करते हुए शुरू तो होती है, लेकिन कहानी बीच बीच में यानी कि कुछ एपिसोड्स बाकी दूसरे कैरेक्टर्स को भी डेडिकेट किए गए हैं। अगेन कहूंगा कॉमिक बुक की कहानी की तरह, जिसमें 2 एपिसोड्स आपको बेमतलब के लगेंगे, जो कि ट्रस्ट मी एज अ फैंस तो किसी को भी बिल्कुल नहीं लगते। और अब फाइनली कहानी की बात की जाए फिर से, तो लीड के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कहानी किस कैरेक्टर से फोकस करती है, जिसे असल में उसकी दुनिया से सीधे इंसानों की दुनिया में बुला लिया जाता है। और इसके पीछे का क्रेडिट रॉड्रिक नाम के शख्स को जाता है, जिसने ऐसा क्यों किया और उसके पीछे का सारा रीजन तो आपको शो देखकर ही पता चलेगा। क्योंकि इसके अलावा भी कहानी में हमें अगेन कहूंगा सैंडमैन के थ्रू बहुत कुछ बता दिया जाता है कि उसके खुद की दुनिया को छोड़ने के बाद असल दुनिया में ड्रीम को लेकर किस तरीके की प्रॉब्लम हुई थी। इसी के साथ साथ ये सीरीज कई सारे टाइम पीरियड्स को भी दिखाती है, जिनमें से एक टाइम पीरियड जो सैंडमैन को पकड़ने का है असल में 1916 का है। जिसके बाद ये सीरीज बीच बीच में ऐसे ही ईयर को मेंशन कर आपको यही बताने की कोशिश करती है कि सीरीज की टाइमलाइन कहां तक पहुंच चुकी है, जो कि एक हिसाब से इसकी प्रॉब्लम भी है। और अगेन इसके बारे में भी बाद में बात किया जाएगा। और अब जो कि सैंडमैन एके ड्रीम इंसानों की इस जो दुनिया में आकर फंस गया है, जहाँ पर उसकी शक्तियाँ कमजोर हो जाती है, तो वहीं उसके पास कुछ कीमती चीजें भी थी, जिन्हें इंसानों ने अपने पास रखकर वो भी कई टाइम पीरियड्स तक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दे दिया है। जिसके बाद सैंडमैन आकर उन सारी की सारी सिचुएशन को ही किस तरीके से संभालता है, असल में ये कहानी हमें वही सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाती है। जो फॉर्मूला कई लोगों के लिए काम करता है तो कई लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने इतनी ब्रीफ कहानी की डिटेल आपको क्यों बताई है, चलिए उन सारे के सारे मुद्दों पर आते हैं। लेकिन हर बार की तरह बनेगा मेरा एक छोटा सा इंट्रो। और हाँ, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी जो कि मैं आपसे हर बार करता हूँ, और वो है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो बात करें सैंडमैन की बाकी और दूसरी डिटेलिंग की, जिसे असल में इंट्रो के पहले बता देना चाहिए था, लेकिन इंट्रो के बाद भी डिटेल ठीक ही है, क्योंकि कहानी को अच्छा खासा मैंने इंट्रो के पहले ही कवर कर लिया है। जिसमें अब बनते हैं बाकी दूसरे पॉइंट, जैसे कि आप इस सीरीज को फैमिली के साथ बैठकर देख भी सकते हो या नहीं, तो जवाब बिल्कुल ना में रहेगा। क्योंकि ये सीरीज कुछ ब्रूटैलिटी के साथ साथ थोड़ी बहुत न्यूडिटी से भी गुजरती है, जो की आप अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी बैठकर नहीं देख सकते। इसके अलावा इस सीरीज के पहले सीजन में हमें देखने के लिए पूरे 10 एपिसोड मिलते हैं, और हर एक एपिसोड की लेंथ 40 से 50 मिनट के आसपास की है, जो की आपका अच्छा खासा टाइम लेगी। और जबकि टाइम की बात हो ही रही है, तो लगे हाथ तो बात कर लेते हैं शो की कुछ डिसअपॉइंटमेंट के बारे में, जिनमें सबसे पहली तो डिसअपॉइंटमेंट इस शो की कहीं ना कहीं लेंथ भी निकल कर आएगी, जो कई लोगों को थोड़ा बहुत फील हो सकती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी है, जैसे कि मैं, जो कि खास करके इस सीरीज यानी कि इसकी बुक के बहुत बड़े फैन हैं, तो उन्हें ये लेंथ बिल्कुल भी फील नहीं होती। और उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं जो इस तरीके के यूनिक कंटेंट की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी आप समझदार हो, जिस हिसाब से मैंने सीरीज को लेंथ के हिसाब से कई अलग कैटेगरी में बांटकर आपको समझा दिया है कि किन ऑडियंस के लिए ये शो बना है और किन के लिए बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद आ जाते हैं शो की पूरी टाइमलाइन की पेस्ट पर, जो कि सच में इतनी ज्यादा पुअर है कि आपको ये नहीं पता चलता है कि शो ने कब कितना बड़ा टाइम जम लिया है। यानी जब तक उस चीज को मेंशन कर क्लियरली क्रिएटर्स की तरफ से नहीं दिखाया जाता, तब तक आप ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि शो ने कितनी बड़ी टाइम जम का गैप लिया है, जिनमें से हर एक इवेंट कॉमिक बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से नोट किया जा सकता है। और फिर दूसरी डिसअपॉइंटमेंट है कि इस सीरीज को डीसी की कॉमिक बुक का किसी भी तरीके का रेफरेंस नहीं दिया गया है, जिन रेफरेंस में हमने कॉमिक बुक में बैटमैन, सुपरमैन, मार्शियन द मैन हंटर और यहाँ तक कि आर्खम असाइलम तक की जैसी सिचुएशन भी देखी थी, जिन्हें इस सीरीज ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। अब आई नो ये चीज खुद वार्नर ब्रदर्स वालों की तरफ से की गई होगी, जिनमें वो नहीं चाहते कि नेटफ्लिक्स वाले उनके डीसी के किसी भी आइकॉनिक कैरेक्टर को अपनी सीरीज में जगह दे। लेकिन फिर भी स्टोरी की डिमांड के चलते 2 आइकॉनिक कैरेक्टर को इस सीरीज में जगह दी गई है, जिनमें से एक नाम कॉन्स्टेंटाइन के कैरेक्टर का निकल कर आता है। और इसी से बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी, क्योंकि जिस एक्टर्स को मैंने इस सीरीज में कॉन्स्टेंटाइन के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए देखा, वो मुझे उस कैरेक्टर में किसी भी एंगल से बिल्कुल भी फिट होती हुई नजर नहीं आ रही थी। हालांकि कॉमिक बुक की तरह उस कैरेक्टर को पास्ट में रखकर दिखाया जाता तो वो ज्यादा बेटर होता प्रेजेंट की टाइमलाइन को छोड़कर, क्योंकि प्रेजेंट की टाइमलाइन में एक्चुअल में जॉन कॉन्स्टेंटाइन का कैरेक्टर था, वही डीसी का आइकॉनिक कैरेक्टर, जिसे अगर आप ध्यान में रख लेते हो आपकी फिल्मों के एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि फैंस के साथ कितना बड़ा इनजस्टिस किया गया है इस आइकॉनिक कैरेक्टर को लेकर।
लेकर। और उसी के साथ साथ जो बेमतलब की चीजें नेटफ्लिक्स हर बार अपनी सीरीज में डालने की कोशिश करता है वो भी सीरीज में बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है, जिनसे मुझे पर्सनली बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बेमतलब की चीजों को काफी आइकॉनिक स्टोरी में किसी एजेंडे को ही ध्यान में रखकर डाला जाए तो फिर ये चीजें लोगों का क्या फैंस का भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने लगती है। लेकिन सैंडमैन की कॉमिक बुक ने 80s के टाइम पीरियड में उन सारी की सारी चीजों पर फोकस डालते हुए कई सारी कंट्रोवर्सी भी बटोरी थी, जिन्हें अगर एज इट इज इस सीरीज में भी अडेप्ट किया जाता तो कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन बेमतलब की चीजें अगेन कहूंगा बिल्कुल भी हजम नहीं होती। और ऐसी ही प्रॉब्लम लूसीफर के कैरेक्टर में भी है, जिसमें नो डाउट ग्वेंडोलिन ने बहुत ज्यादा जान डाली है, बट फिर भी लूसीफर तो लूसीफर ही है। और फिर इन्हें छोड़ सीधे बात आ जाती है रोज और यूनिटी जैसे कैरेक्टर को सीधे कॉमिक बुक से हटाकर ब्लैक कर देना, वो भी बेमतलब का लगता है। क्योंकि एक तो उन दोनों भी एक्टर्स की परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा दम नहीं था कि मैं उनके कैरेक्टर से इस सीरीज में बिल्कुल पूरी तरीके से अटैच्ड हो जाऊं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो डेथ के कैरेक्टर में जो क्रूबी हॉवेल को कास्ट किया गया है, उनकी कास्टिंग बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। हालांकि कॉमिक बुक में भी ये कैरेक्टर व्हाइट ही है, लेकिन अगर एक्ट्रेस अपने रोल को बहुत ही ज्यादा दिल से निभाती है तो लोग उन्हें उस कैरेक्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से देखना शुरू भी कर देते हैं। और ऐसी परफॉर्मेंस आपको डेथ के कैरेक्टर में देखने के लिए मिलती भी है। और फिर ऐसी ही अमेजिंग कास्ट की बात की जाए तो डिजायर के कैरेक्टर में मेंशन ने जान डाल दी है, बट अनफॉर्चुनेट उनका रोल इस सीजन में तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। और एक हिसाब से कहूँ तो कॉमिक बुक में भी नहीं, लेकिन मैं इस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा शाइन होते हुए सैंडमैन की इस सीरीज का सीजन 2 में देखना चाहता हूँ। और वैसे ही इम्प्रेसिव डिसअपियर, एबल, चेन, गिलबर्ट, मैथ्यू, मैरवन और जॉन डी के कैरेक्टर में भी आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस नजर आती है। जिसके बाद सीधे आ जाते हैं शो के 2 लीड पर, जिनमें से एक नाम निकल कर आएगा क्वारंटीन का, जो कैरेक्टर कॉमिक बुक की आन बान और शान है। लेकिन कॉमिक बुक में इस कैरेक्टर को इतना भी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था जितना इस सीरीज में किया गया है। और डेफिनेटली ये चीज मुझे बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा पसंद आई कि इंसानों की इस दुनिया में क्वारंटीन जैसे कैरेक्टर को एक मकसद के साथ भेज दिया गया। हालांकि कॉमिक बुक में भी वो मकसद था जिसे इस सीरीज में शुरुआत से रखने का डिसीजन काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसी कैरेक्टर के होने की वजह से इंसानों को ड्रीम के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जबकि कॉमिक बुक में ये चीजें बस सडनली ही इंसानों की नॉलेज पर निकल कर आ जाती है, जिसे अगेन कहूंगा सीरीज में बहुत ही अच्छा जस्टिफाई कर दिया गया। और फिर सीधे आते हैं सीरीज की जान ड्रीम के कैरेक्टर पर, तो टॉम की परफॉर्मेंस बिल्कुल कॉमिक बुक के ही सैंडमैन की तरह बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती, जिसका पता तो आपको सीरीज देखकर चल जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके के विजुअल्स, सिनेमेटोग्राफी और कॉमिक बुक की फ्रेम बाय फ्रेम जो एडेप्टेशन की गई है, वो इस सीरीज को पूरी तरीके से कॉमिक बुक के यूनिवर्स से उठाकर लाइव एडेप्टेशन में लोगों के सामने रखने की थी, जिसमें मेरी क्या हर फैंस की नजर में ये सीरीज पूरी तरीके से पास होती है कि असल में कॉमिक बुक की एडेप्टेशन और कहानी को कितने प्यार से ट्रीट करते हुए फैंस को सर्व करना चाहिए, न कि उनमें बेमतलब की चीजों को ऐड कर किसी भी तरीके से कहानी को खराब करना चाहिए। जबकि इस मामले में ये सीरीज अगेन कहूंगा कॉमिक बुक की परफेक्ट एडेप्टेशन है। लेकिन वीएफएक्स का हाल कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा बुरा है तो कहीं पर बहुत ज्यादा अच्छा भी, क्योंकि नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर वार्नर ब्रदर्स वालों ने इस सीरीज के एक एक एपिसोड्स पर 15 मिलियन खर्च किए हैं, जो कि आपको नो डाउट नजर भी आता है। और फिर उसके बाद बात करें 2 कैरेक्टर्स पर डेडिकेटेड एपिसोड्स की, जिनमें से एक एपिसोड डॉक्टर जॉन डीन का है, तो कॉमिक बुक से भी बहुत ज्यादा बेटर उनके एपिसोड्स को इसमें बुना गया, और हाँ बहुत ज्यादा डार्क भी। लेकिन अगर उस एपिसोड में स्कैरक्रो दिख जाता डीसी का तो फिर और भी काफी ज्यादा मजा आता। और फिर उसके बाद ऐसा ही एक एपिसोड डेडिकेट रॉबर्ट यानी कि सैंडमैन के फ्रेंड पर किया गया है, जो बेसिकली हमें इंसानों की जीने की लालच बताती है कि उन्हें कितनी भी जिंदगी दे दी जाए वो इंसानों के लिए कम ही है। बाकी पता तो आपको एपिसोड देखकर चल जाएगा कि इन सभी में क्रिएटर्स की तरफ से फैंस के लिए कितनी ज्यादा ईमानदारी रखी गई है। जिसके बाद आ जाते हैं शो के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट पर। हालांकि उसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी शो के विजुअल कमाल के है, और हाँ इसका डायरेक्शन और बजट भी, जिसमें शो के कमाल के बीजीएम, फोटो, कलर करेक्शन और सिनेमेटोग्राफी 4 चांद लगाते हैं। बाकी बात रही एडिटिंग की, तो वो भी मुझे कमाल की लगी, क्योंकि इस पूरे शो को मैंने बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एंजॉय किया है। बाकी रही बात हिंदी डब की, तो वो ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छी है, इसके लिए उस पर बात करना मैं पहले ही भूल चुका था। और अब सीधे बात कर लेते हैं शो की सीधे रेटिंग्स के बारे में, जिनमें से एक्शन के लिए मैं इस शो को 5 में से सिर्फ 1.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि शो में एक्शन बहुत ही ज्यादा कम यानी कि है ही नहीं। जिसके बाद बात करें कॉमेडी की, तो वो रेटिंग 5 में से 2 स्टार डिजर्व करती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मैथ्यू की वजह से, जिसे इस सीरीज में कॉमेडी के एलिमेंट के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया गया। और फिर बात रही शो के ड्रामा की, तो इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। बाकी स्टोरी टेलिंग तो है ही जो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इसे ड्रामा की इस कैटेगरी में 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके बाद आ जाए शो के सस्पेंस पर, तो कहानी जो मुझे पहले ही पता है, तो अनफॉर्चुनेट इसकी ये कैटेगरी मेरी नजर में 5 में से 1 स्टार डिजर्व करती है, वो भी एंड के ट्विस्ट की वजह से, जिसके चलते इसके सीजन 2 को शायद से कॉमिक बुक से हटकर थोड़ा अलग बनाया जाएगा, क्योंकि जो ओपन एंडिंग इस शो की काफी अलग ट्विस्ट के साथ रखी गई है, वो असल में कॉमिक बुक में है तो सही, लेकिन थोड़ी अलग सी, जो आप अगेन सीरीज देखकर समझ जाओगे। और जिन ऑडियंस के लिए ये शो बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, तो उनकी नजर में ये शो सस्पेंस के मामले में 5 में से मिनिमम 3 स्टार की रेटिंग तो डिजर्व करेगा। जिसके बाद आ जाते हैं इस शो के हॉरर और थ्रिल पर, तो हॉरर
का एलिमेंट इस शो में बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन फील अच्छा खासा है, जो इस शो को इस कैटेगरी में 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दिलाता है। बाकी अब बात करें मास ऑडियंस की, तो उन्हें भी ये शो काफी ज्यादा पसंद आएगा, यानी कि उनकी नजर में शो की रेटिंग A- की बनती है, जिस पर मुझे लगता है क्रिटिक्स की भी सहमति है, यानी कि उनकी भी नजर में शो की रेटिंग A- की है। जिनसे हटकर मैं तो इस शो को एक ही कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैंने इस शो को काफी ज्यादा एंजॉय किया है, इसलिए वीडियो इतनी ज्यादा बड़ी बन गई। तो फिर क्या, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।